मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नजरिए से देखें जिस नजरिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मजेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 15 तक सिस्टमेटिकली कंप्लीट कर लिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आप एक बार उसको देखें, उसके बाद में आप लेक्चर नंबर 16 देखें। लेक्चर नंबर जो 15 था वो हमारे पास में टाइप ऑफ सोल्ट था, जिसमें हमने सिंपल सोल्ट, एडिशन सोल्ट और डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट को हमने पढ़ा था। उसमें भी हमने कॉम्प्लेक्स सोल्ट के एग्जांपल देखे थे, उसको भी हमने क्लासिफाई किया था। आज है हमारे पास में बर्नर थ्योरी, लेक्चर नंबर 16। बात यह है कि बर्नर थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी, बर्नर थ्योरी क्या कहती है, इसको आज हमको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। बर्नर थ्योरी, बुक पेन ले लीजिए, अपने आसपास का सारे डिस्टर्बेंस बंद कर दीजिए और कंटिन्यू यहां पर देखिए और लिखते जाइए। देखो, बर्नर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जब हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, पहले तो इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों, रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों। ये देखो, हम जानते हैं आज कॉम्प्लेक्स, क्या जानते हैं, हम जानते हैं आज कॉम्प्लेक्स। हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, ये एक बॉक्स बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर KFO लिख दिया, यहाँ पर हमने Fe लिख दिया, यहाँ पर हमने Ca लिख दिया, यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। हम बोलते हैं यार आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। लेकिन ये तो आज हमको पता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उस समय तो नहीं पता था कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। काफी समय पहले की बात है, उस समय तो नहीं पता था, 100 साल पहले, 200 साल पहले तो नहीं पता था ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आज तो हमको सब चीज मालूम है, क्या लिगेंड होता है, क्या मेटल होता है, क्या आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन क्या होता है, उसके बाद में न्यूट्रल आयन क्या होते हैं, आपके लुईस बेस क्या होते हैं, लुईस एसिड क्या होते हैं। लेकिन आज से यदि हम बात करें 200 ईयर, 200 साल पहले की बात यदि हम करें, 200 साल पहले की यदि हम बात करें, तो उस समय तक क्या कॉम्प्लेक्स होता है, क्या लिगेंड होता है, क्या मेटल होता है, क्या सेंटर मेटल होता है, इन सब के विषय में जानकारी नहीं थी। तो जब फर्स्ट टाइम हमारे पास में आया कॉम्प्लेक्स शब्द, तो ये वाकई में एक कॉम्प्लिकेटेड था इसको समझना। तो इसको आसान बनाने के लिए बर्नर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च की। तो सबसे पहली थ्योरी आई थी हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। तो इट इज फर्स्ट थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बर्नर थ्योरी पहली ऐसी थ्योरी थी जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया था। बर्नर नाम के साइंटिस्ट जो थे, बर्नर साइंटिस्ट इतने इंटेलिजेंट थे कि जिस चीज को दुनिया कठिन मान रही थी, उसको उन्होंने आसान बनाया। तो बर्नर थ्योरी ने पहली थ्योरी दी थी किसके, बर्नर ने पहली थ्योरी दी थी किस पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर। तो इट गिवन बाय अल्फ्रेड बर्नर, ये बर्नर के द्वारा दी हुई थ्योरी है, इसलिए इसका नाम है बर्नर थ्योरी। अब हम देखते हैं ये बर्नर थ्योरी क्या है, क्या बोलती है और कैसे ये काम करती है। तो बर्नर थ्योरी के अनुसार, या कहें कि बर्नर के अनुसार, हमारे पास में 2 प्रकार की वैलेंसी रखा करता है मेटल, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ये हमने पहले वीडियो आपको बना चुके हैं। प्राइमरी वैलेंसी की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और EAN की वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हम वहां पर दे देंगे। वहां हमने डिटेल में इसको बताया है, प्राइमरी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करें, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करें, और EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसके विषय में
हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे पास में बर्नर थ्योरी। तो जो बर्नर थे उन्होंने एक कंपाउंड लिया, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की। तो अब हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि ये शुरुआत हुई कहां से थी। तो सबसे पहले जो बर्नर थे उन्होंने एक कंपाउंड लिया जिसका नाम था COCl3, कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड। उन्होंने COCl3 लिया और इसकी रिएक्शन NH3 से जब उन्होंने कराई, किन्होंने कराई? बर्नर ने जब इसकी रिएक्शन NH3 से कराई तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जब हम इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं, ये कहें कि एक हमने बॉक्स लिया, एक बॉक्स में हमने क्या लिया? COCl3 लिया, ये बॉक्स भरा हुआ COCl3 से, ऊपर से हमने क्या डाला? ऊपर से हमने डाला NH3। तो NH3 और COCl की रिएक्शन कराई तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि इसकी रिएक्शन से कुछ डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स मिल रहे हैं, जिसमें से पहला कंपाउंड क्या था? पहला कंपाउंड था कि COCl3 into 6NH3 इसके साथ लगे हुए थे। यहां NH3 एक्सेस में था, बहुत NH3 था यहां पर, बहुत NH3 हमने एक्सेस में लिया था। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि पहले टाइप का जो कंपाउंड बना है उसमें हमारे पास में COCl3 ने 6 अमोनिया को अपने साथ जोड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में दूसरा हमारे पास बनता है कंपाउंड। उन्होंने क्या देखा कि दूसरा टाइप का जो कंपाउंड बना उसमें आपका COCl3 तो है, लेकिन इस बार 5 नहीं, 6 नहीं, 5 हमारे पास में NH3 लगा हुआ है। 5 NH3 हमारे पास उसमें लगा हुआ है, ऐड हुआ है। उसके बाद में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि हमारे पास में COCl3 का एक कंपाउंड के साथ में 4 NH3 लगा हुआ है। कितना NH3 लगा हुआ है? 4 NH3 लगा हुआ है। उन्होंने देखा कि एक कंपाउंड और बनता है चौथा, जिसमें कि हमारे पास में COCl3 के साथ 3 NH3 लगा हुआ है। कितना NH3 लगा हुआ है? 3 NH3 लगा हुआ है। और भी उन्होंने काफी कंपाउंड्स देखे, बहुत, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे हजारों बार उन्होंने क्या किया? टेस्ट किया, हजारों बार रिएक्शन कराई, लेकिन वो सिर्फ 4 टाइप के कंपाउंड ही देख पाए। कंपाउंड हमारे पास में 1-2 से ही मिलकर बना है, COCl3 से और NH3 से मिलकर ही बना है। लेकिन देखो यहां पर COCl3 के साथ 6 NH3 है, COCl3 के साथ 5 NH3 है, COCl3 के साथ 4 NH3 है, COCl3 के साथ 3 NH3 है। ये 4 टाइप के कंपाउंड ही बनाए हैं। किसने? COCl3 और NH3 की रिएक्शन ने, या रिएक्शन के दौरान सिर्फ 4 टाइप के कंपाउंड्स बने हुए। अब बर्नर का दिमाग घूम गया, बोले कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि COCl3 के साथ 6 NH3 बना, इसके साथ 5 बना, इसके साथ 4 बना या 3 बना? ऐसा भी तो हो सकता है 6 की जगह 7 होता, या 6 की जगह 10 होता, या हमारे पास में यहां जब 3 लगा हुआ है तो 2 भी होता, 1 भी होता। ऐसा क्यों नहीं है? उनका ये दिमाग घूमा। तो सबसे पहले उन्होंने COCl3 के ऊपर वर्क किया NH3 की प्रेजेंस में, तो उन्होंने देखा कि ये कंपाउंड बना। अब बात करते हैं आगे की। इतना ही काफी नहीं था, उनका और दिमाग घूमा। क्या दिमाग घूमा? कि जब उन्होंने इस वाले कंपाउंड में पानी मिलाया, इसका सॉल्यूशन तैयार किया। बहुत ध्यान से समझना, हमारे पास में COCl3 into 6 NH3, क्या है हमारे पास में? 6 NH3 पहला कंपाउंड हमने उठाने के बाद में जब उन्होंने इसकी रिएक्शन किसके साथ की? AgNO3 के साथ आप बात कर लो, या हम AgNO3 ना लेके हम अभी बात करते हैं कि इसको उन्होंने वाटर के साथ डिजोल्व किया, पानी H2O में जब इन्होंने डिजोल्व किया, तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि ये हमारे पास में 4 आयन देता है। कितने आयन देता है? 4 आयन देता है। ठीक है, जब उन्होंने दूसरा वाला उठाया, ये तो पहला उठाया था, उन्होंने जब दूसरा वाला एग्जांपल उठाया, कौन सा? COCl3 into 5 NH3, और जब इसको वाटर के साथ डिजोल्व किया, ये AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई, तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं तो यहां पर कितने आयन आए? यहां पर हमारे पास में 3 आयन्स आए। इसने कितने आयन दिए? 3 आयन दिए। इसके बाद में तीसरा उठाया उन्होंने COCl3 into 4 NH3। अब इसके बाद इन्होंने वही AgNO3 या कहे कि H2O में डिजोल्व किया, तो हमारे पास में कितने आयन्स बने? 2 आयन्स हमारे पास में बने।
2 आयन हमारे पास में बने। इसके बाद में हमारे पास में एक और बचा, कौन सा, चौथा नंबर का COCl3 into 3NH3। जब उन्होंने इसको डिजोल्व किया तो हमारे पास में कोई आयन्स नहीं है, 0 आयन। उनका दिमाग घूम गया, उनका दिमाग घूम गया, वो बहुत ही नाराज हुए कि अरे यार ये कैसे होगा, वो उदास हो गए। उनको कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। क्या हुआ कि सबसे पहले तो उन्होंने एक कंपाउंड को इसके साथ रिएक्शन कराया तो उन्होंने देखा 4 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बने। ये जो 4 डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड है, जब उनको उनने पानी में घोला तो पहला वाला कंपाउंड 4 आयन देता है, दूसरा वाला कंपाउंड 3 आयन देता है, ये वाला कंपाउंड 2 आयन देता है और नीचे वाला कंपाउंड कोई आयन से ही नहीं देता। अब उनका दिमाग घूम गया कि आखिर ऐसा क्यों कि इसने 4 आयन दिए, इसने 3 आयन दिए, इसने 2 आयन दिए और ये कोई आयन ही नहीं देता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। अब वो रिसर्च में लग गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पहला वाला तो 4 आयन देता है, फिर 3 आयन देता है, फिर 2 देता है, नीचे वाला कोई आयन ही नहीं दे रहा है। तो उसने इसके लिए, इस क्वेश्चन मार्क को दूर करने के लिए अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया और रिसर्च को आगे बढ़ाते 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 कहां पहुंच गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। और उन्होंने बोला कि इससे मिलके जो कंपाउंड बने हुए हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने नाम दिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उन्होंने बताया था कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के पास में 2 प्रकार की वैलेंसियां होती है। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, अब पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है मैंने आपको कल ही बता दिया था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, जैसे मैं यहां बनाता हूं, मैंने ये बनाया, उन्होंने ही बताया था कि बॉक्स से लगाया हुआ पहला होता है सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा है हमारे पास में लिगेंड। अब लिगेंड एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन पहला होता है सेंट्रल मेटल एटम। तो उन्होंने बोला कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसके पास में 2 प्रकार की वैलेंसियां होती है। इसको मिटा दूं मैं, इसको लिख लेना, इसको आप लिख लेना। उन्होंने क्या बोला बच्चों, उन्होंने बोला कि हमारे पास में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसके पास में 2 टाइप की वैलेंसियां होती है। कौन कौन सा टाइप की वैलेंसी, पहली होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ये फर्स्ट टाइम दिया था किसने, वर्नर ने। तो जो हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम होता है, जो हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम होता है, कहां होगा सेंट्रल मेटल एटम, एक होगा कोऑर्डिनेट स्फीयर, कोऑर्डिनेट स्फीयर से लगा हुआ जो पहला होता है वो होता है सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा हुआ होता लिगेंड, तीसरा होता लिगेंड, चौथा होता लिगेंड। तो हमसे कोई लिगेंड से मतलब नहीं है, लिगेंड 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो सकते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है, सेंट्रल मेटल एटम से। तो बर्नर ने क्या बोला, बर्नर ने बोला कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसके पास में 2 प्रकार की वैलेंसियां होती है। कितने प्रकार की वैलेंसी, कितने प्रकार की वैलेंसी होती है, 2 प्रकार की वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं उसके लिए फार्मूला, प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं उसके लिए फार्मूला कि एक्स किसको मानो, एक्स मानो सेंट्रल मेटल एटम को, किसको मानो, सेंट्रल मेटल एटम को एक्स मानो। प्राइमरी वैलेंसी निकालो और सेकेंडरी वैलेंसी भी निकालो आप। प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए जैसे एग्जांपल यहां मैं लिखता हूं आपको K4, मैं ब्रैकेट बनाता हूं, मैं लिखता हूं Fe, यहां लिखता हूं मैं Cn, इसको लिखता हूं 6 ब्रैकेट बंद। तो मेरे को इसके लिए प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है। ये मेरा क्या है, ये मेरा है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के लिए प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है तो इसको मानो x, ये हुआ आपका x प्लस पॉजिटिव चार्ज आयन। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, एक के ऊपर +1 होता है तो यहां रखेंगे +1, ये हो जाएगा × 4 प्लस नेगेटिव चार्ज आयन। तो इसके पास में क्या है, Cn के पास में नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है, कितने हैं 6 इक्वल टू इस स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या निकल जाता है, प्राइमरी वैलेंसी। तो ये फार्मूला होता है प्राइमरी वैलेंसी का। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या बताता है, प्राइमरी वैलेंसी बताता है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। तो उन्होंने बोला कि सेंट्रल मेटल एटम के पास में 2 प्रकार की वैलेंसियां होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, हाँ आते हैं, थोड़ी देर से आते हैं, लेक्चर बंद करके आते हैं। कहां थे अपन थे कि हमारे पास में प्राइमरी वैलेंसी को निकालने के लिए एक फार्मूला है, ये वाला फार्मूला रखो, प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास में निकल जाएगी।
तो सेंट्रल मेटल एटम के पास में दो प्रकार की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मैंने निकालना सिखा दिया, प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है बाय इक्वल टू n इंटू डी। तो n क्या होता है यहाँ पर, जैसे इसी के लिए हमको सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है। चलो पहले प्राइमरी वैलेंसी निकालो, कितना हुआ। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, उस साइड जाएगा तो x इक्वल टू आएगा आपका प्लस 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास Fe के ऊपर वैलेंसी कितनी है, Fe की वैलेंसी है प्लस 2। कितनी वैलेंसी है, Fe के ऊपर वैलेंसी है प्लस 2। इतनी बात समझ आ रही, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास में आता है, देखो इसके लिए हमने क्या निकाल लिया, इसके लिए निकाल लिया हमने प्राइमरी वैलेंसी। क्या निकाल लिया, प्राइमरी वैलेंसी। अब क्या निकाल रहे हैं, कितनी आई 2, प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई 2। अब इसके लिए हमको क्या निकालना है, सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके पास में दो प्रकार की वैलेंसियां होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल के पास दो प्रकार की वैलेंसियां होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखो जरा, अब ये बाय इक्वल टू n इंटू डी से हमको निकालना है सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए इसी से हम निकालते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए हमारे पास में फार्मूला क्या है, फार्मूला है बाय इक्वल टू n इंटू डी। तो देखो इसमें इससे कोई मतलब नहीं होता, इसमें सेंट्रल मेटल से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ मतलब किससे होता है, मतलब होता है हमारे पास में लिगेंड से, मतलब होता है लिगेंड से। तो n क्या है, n है नंबर ऑफ लिगेंड। कितने नंबर है लिगेंड के, 6 नंबर है। तो n की वैल्यू हो गई 6 इंटू डी, मतलब होता है डेंटिसिटी, डेंटेड। कौन सा डेंटेड है, तो ये आता है आपका मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड वन नेगेटिव चार्ज, तो मोनोडेंटेड होता है मतलब वन। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ 6, मतलब बाय इक्वल टू क्या हुआ 6। सेकेंडरी वैलेंसी को हमने बाय से रिप्रेजेंट किया है, प्राइमरी वैलेंसी को हमने x से रिप्रेजेंट किया। तो यहां पर हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी कितनी निकल के आई, 6। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या बताता है, प्राइमरी वैलेंसी बताता है हमारे पास में चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। तो हमारे पास में जो प्राइमरी वैलेंसी है ये चार्ज बताता है। ये चार्ज आया, दो चार्ज है, किसके ऊपर, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज बताता है प्राइमरी वैलेंसी। ये देखो सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज बताता है, चार्ज। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, चार्ज बताता है ऑन सेंट्रल मेटल एटम। सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताता है, सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास बताता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, बॉन्ड कितने हैं। तो कितने बॉन्ड है हमारे पास में, 6। सेकेंडरी वैलेंसी 6, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होगा 6। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बराबर कितने हैं, 6। या इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कितना है, 6। बात समझ में आ रही। यदि आपसे कोई पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, तो आप निकाल लोगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे निकालोगे, फार्मूला का यूज करो, आपका निकल जाएगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड निकालोगे, बता देगा, पूछेगा निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, फार्मूला रखो और निकाल दोगे। अब आपको बात यह है कि हमको सर ये नहीं पता, ये तो मालूम है 6 है भाई, 4 है, 3 है, 2 है, बहुत दिख जाएगा नंबर, लेकिन हमको ये नहीं पता डेंटेड क्या होता है। तो इसके लिए प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनकी 3 वीडियो डली हुई है सेपरेट। प्राइमरी की एक वीडियो, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी की, तीसरी EAN की वीडियो सेपरेट डली हुई है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाओ वहां से देखो। दूसरी बात, हमारे पास में इनको याद करने के लिए कि डेंटिसिटी कौन सी होती है, मैं इमेज लगा देता हूं इस साइड। यहां पर तुम्हारे पास में इमेज लगी हुई है, यहां से आप देख लो, ठीक है। फटाफट मैं इमेज को चला रहा हूं, आप इमेज देख लो। देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की। हमारे पास में ये आया प्राइमरी वैलेंसी, ये हुआ सेकेंडरी वैलेंसी। तो अब हम बात जहां कर रहे थे, बर्नर ने जो बोला उसकी बात करते हैं। बर्नर ने क्या बोला, बर्नर ने बोला कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसके पास में 2 प्रकार की वैलेंसियां होती है। पहला होता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी जो वैलेंसी होती है, प्राइमरी जो वैलेंसी होती है वो चार्ज बताती है। क्या बताती है, प्राइमरी वैलेंसी क्या बताती है, चार्ज। चार्ज किसके ऊपर, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज कितना लगा हुआ, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, चार्ज बताती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है, सेकेंडरी वैलेंसी बताती है बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बना हुआ है बिटवीन सेंट्रल मेटल और लिगेंड। लिगेंड के बीच में और सेंट्रल मेटल के बीच में बॉन्ड कितना बना है, लिगेंड के बीच में और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बना हुआ है, उसको कौन बताता है, उसको बताता है हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी। तीसरी बात क्या आती है, तीसरी बात ये आती है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है। कैसी होती है, आयंस में टूटने वाली, आयोनाइजेबल। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है। कैसी होती है, नॉन आयोनाइजेबल। तो ये होती है आपकी आयोनाइजेबल, ये होती है नॉन आयोनाइजेबल।
ये हमारे पास में आयोनाइज हो जाती है, ये आयोनाइज नहीं होती। एग्जाम्पल मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे K4 था, यहाँ पास में Fe है, यहाँ पास में Cn है, ये 6 है, इसके ऊपर जब आपने पानी डाला, जब आपने पानी डाला तो क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यहां से हमारे पास में 4K मिले प्लस में, और प्लस क्या मिला, प्लस मिला हमको Fe और क्या मिला यहां से Cn क्या है 6, ये हमको मिल गया -4 के साथ। तो प्राइमरी वैलेंसी ये देखो, ये हमारे पास में आयोनाइजेबल हो गई, ये आयोनाइजेबल हो गई हमारे पास में, यहां से ये टूट गया, ये आयोनाइजेबल हो जाती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास में बताती है सेंट्रल मेटा और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना है। इसके ऊपर यदि हम पानी डालें, ध्यान से देखो, अब इसके ऊपर यदि हम पानी डालें, जैसे मैं यहां से ये हटा देता हूं, हटा दिया, ये मैंने हटा दिया, अब इसके ऊपर यदि मान लो हम पानी डाला तो ये आयोनाइजेबल नहीं हुई, आयोनाइजेबल नहीं हुई, नॉन आयोनाइज, यहां से ब्रेक नहीं होता है, ये ब्रेक नहीं होता है। हम चाहें कि यहां से ये ब्रेक हो जाए, ये ब्रेक नहीं होगा। 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 50 साल जिंदगी भर जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये ऐसा ही पड़ा रहेगा पानी के अंदर। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डाल दिया, अब ये आयोनाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कौन सी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है। कौन सी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है। बात समझ में आ गई, सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होती है, ये आयंस में टूटती नहीं है, डिफ्यूज नहीं होती है। क्लियर हो रही है बात यहां से। तो ये है हमारे पास में सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास में कैसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास में नॉन आयोनाइजेबल होती है। चार्ज बताता है, मैंने समझा दिया, आयोनाइजेबल होती है, मैंने बता दिया। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है, यहां लिखा हुआ सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है। अब बात यह है कि कैसे मालूम करें कौन सी प्राइमरी वैलेंसी कौन सी सेकेंडरी वैलेंसी। तो जब हम एग्जांपल करेंगे तो जो प्राइमरी वैलेंसी होगी उसको डॉटेड लाइन से बताएंगे, टूटी हुई लाइन से। डॉटेड लाइन से बना हुआ है मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारे पास में यदि कोई सॉलिड लाइन से बना हुआ है मतलब वो सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है। प्राइमरी, अभी मैं इसका एग्जांपल आपको दूंगा कि यदि हमारे पास में कोई कंपाउंड है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारे पास में है CO, जैसे मेरे पास में है CO, यहां से हम बात करते हैं NH3, यहां से NH3, यहां से आपका NH3, यहां से आपका NH3, कितना हो गया आपका 1 2 3 4, यहां से एक ले लो NH3, यहां से आप एक ले लो NH3, कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 6। अब हमको Cl लगाना है, ये हुआ 1 Cl, ये हुआ 2 Cl, ये हुआ 3 Cl। अब ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल बनाया हमने, ब्रेकेट बना रहे हैं हमने, ये ब्रेकेट बनाया, ये हमने CO लिखा, ये हमने CO लिख लिया। ये NH3 लिगेंड है, ये हुआ आपका NH3 लिगेंड, कितने लगे हुए हैं 6, Cl बाहर है, कितने 3। ये है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस कॉम्प्लेक्स का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उस स्ट्रक्चर के लिए हमको 2 चीजें निकालनी पड़ेगी। पहला प्राइमरी वैलेंसी निकालना पड़ेगा और दूसरा हमको सेकेंडरी वैलेंसी निकालना पड़ेगा, तब जाके हम ये स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो यहां हमने सॉलिड लाइन बनाया, मतलब ये हुआ कि इसके बीच में CO और NH3 के बीच सेकेंडरी वैलेंसी है, CO और NH3 के बीच सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है। ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये प्राइमरी वैलेंसी है। Cl के बीच में, बिटवीन Cl और CO के बीच में प्राइमरी वैलेंसी, कौन सी वैलेंसी है आपकी, प्राइमरी वैलेंसी, डॉटेड लाइन से बनी हुई है। तो डॉटेड लाइन से बनाएंगे प्राइमरी वैलेंसी को, और सॉलिड को बनाएंगे हम सेकेंडरी। सॉलिड लाइन से कौन सी बनेगी, सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर बात समझ में आ रही, ये क्या होता है कैसे नहीं होता है, हम अभी थोड़ी देर में इसका डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल तो मैंने आपको यहां जो पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपने आप में। तो अब हम बात करते हैं आगे की, और कौन कौन से पॉइंट हैं। इतने सारे पॉइंट मैंने यहां लिखे थे, वो सारे पॉइंट मैंने इसमें कवर कर दिए विद एग्जांपल एक्सप्लेनेशन के साथ में। दूसरी बात यह है कि यदि ये हमारे पास में सॉरी 1 मिनट पानी पी लूं। हाँ, तो बात क्या कर रहे थे हम, बात कर रहे थे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो अब और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास में ये जब सेकेंडरी वैलेंसी ये प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन से है, तो हम बोलेंगे ये नॉन डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। तो यहां आप लिख सकते हैं ये आपके पास में नॉन डायरेक्शनल होता है, इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में बन सकता है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो डायरेक्शनल होता है,
डायरेक्शनल मतलब उसका डायरेक्शन फिक्स रहेगा कि मेरे को इस डायरेक्शन में बोर्ड बनाना है। जैसे मैंने बनाया एफी, ध्यान से देखना, मैंने बनाया एफी, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, ऐसे ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा। इसका डायरेक्शन है कि ये ऐसे ही रहेगा। जबकि सेकेंडरी बैलेंसी बनाया तो आपका मन है तो आप इधर भी बना दो, आपका मन है आप इधर बना सकते हो, आपका मन है आप इधर बना सकते हो, आप यहां 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 बना सकते हो। उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा। इसलिए हम बोलेंगे ये कैसी रहेगी आपकी नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं रहेगा। दूसरी बात है, और हम जब जानते हैं कि इसके पास में पास से जब डायरेक्शन नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये होगा कि हमारे पास में ये नॉट डिसाइड जियोमेट्री, जियोमेट्री को डिसाइड नहीं करेगी, नो डिसाइड जियोमेट्री, ये हमारे पास में जियोमेट्री को डिसाइड नहीं करेगी। जबकि ये हमारे पास में क्या होगा, इसके पास में एक डायरेक्शन होगा, इसके पास में एक सोच होगी, एक विचारधारा होगी, एक डायरेक्शन होगा, तो ये हमारे पास में क्या करेगा, ये जियोमेट्री को डिसाइड करेगा, डिसाइड जियोमेट्री, ये जियोमेट्री को डिसाइड करेगा। जियोमेट्री पता चलेगी टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है, ट्राइगोनल प्लेनर है। जैसे जैसे मैं यहां पर बताता हूं आपको, इसको मिटा दूं, यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। जैसे 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 हमारे पास में यदि 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 कोऑर्डिनेशन नंबर जो अभी निकाला था हमने, सेकेंडरी बैलेंस से लिए निकालते हैं हमने कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी बताया था मैंने, 6 आया था एफी का। तो यदि हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर, यदि हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर और जियोमेट्री, ये कहें कि स्ट्रक्चर की बात कर लो, स्ट्रक्चर हमारे पास में यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर। ये आपने कोऑर्डिनेट बोर्ड में पढ़ा था, यूनिट नंबर 4 में पढ़ा था। ये आपने कहां पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग में 11th क्लास में, कि जब हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। अब जरा नया पढ़ो, जब हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो स्ट्रक्चर लीनियर। ये कोऑर्डिनेशन हमारे पास 4 है तो ये क्या होगा, ये होगा टेट्राहेड्रल, या हम क्या कहेंगे, स्क्वायर प्लेनर, या तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। यदि कोऑर्डिनेशन हमारे पास 6 होगा तो ये क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। याद है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो लीनियर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। ये कौन डिसाइड करेगा, ये सेकेंडरी बैलेंस डिसाइड करेगा। इसलिए हमने बोला कि ये डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल होता है तो जियोमेट्री बताएगा कि इसकी जियोमेट्री क्या है, इसका शेप क्या है। कौन बताएगा, ये बताएगा सेकेंडरी बैलेंसी। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब वो और पॉइंट लिखिए, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिए कि इसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं ओनली नेगेटिव चार्ज आयन। ये जो प्राइमरी बैलेंसी होती है ये सेटिस्फाई होती है ओनली सिर्फ और सिर्फ ओनली नेगेटिव आयन के द्वारा, नेगेटिव चार्ज आयन। जबकि ये सेटिस्फाई होती है बोथ मतलब पहला नेगेटिव द्वारा भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज के द्वारा हो सकता है, और दूसरा न्यूट्रल के द्वारा हो सकता है। ये क्या होगा, कैसे होगा, आगे सारी बात आपको मालूम चल जाएगी। क्लियर है, तो अब बात करते हैं आगे। इतनी बात क्लियर है तो बर्नर थ्योरी क्या है, अब यहां हम जरा आपको बताते हैं। यहां पर बर्नर थ्योरी ने क्या कहा, बर्नर थ्योरी ने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए अपनी एक थ्योरी दी, जो कि दुनिया की पहली थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर, जो किसने दी, जो हमको अल्फ्रेड बर्नर ने दी। बर्नर थ्योरी क्या बोलती है, बर्नर थ्योरी बोलती है कि जो मेटल होते हैं वो हमारे पास में 2 काइंड ऑफ बैलेंसी को रखते हैं। हमारे पास में जो मेटल होते हैं वो हमारे पास में 2 बैलेंसियां रखते हैं। पहली बैलेंसी प्राइमरी बैलेंसी और दूसरी बैलेंसी सेकेंडरी बैलेंसी। प्राइमरी बैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी बैलेंसी क्या होता है, वो मैं आपको बता दिया। हाँ, अब बात यह है कि प्राइमरी बैलेंसी को निकालना पड़ेगा हमको, सेकेंडरी बैलेंसी को भी निकालना पड़ेगा हमको। अब वो हम कैसे निकालें, तो उसको निकालने के लिए काफी डिटेल में, हालांकि मैं यहां इमेज भी लगाऊंगा, या तो इस साइड लगेगी इमेज, कभी इस साइड लगेगी इमेज, तो आप वो इमेज देख लेना। उसमें मैंने एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल, जितना मेरे से हो सका मैंने उसमें लगाऊंगा, या मैंने उसमें लगाए हैं। आप उसको देख लेना, बाकी लिंक वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन में है, आप जाना, वहां पर आप जरूर देखना प्राइमरी बैलेंसी, सेकेंडरी बैलेंसी और EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बस समझ में आ रही, तो इतनी बात हमने यहां पर की। अब बताता हूं मैं आगे इसके थोड़े एग्जांपल। इसको मिटा दूं, चलो इसको मिटाते हैं। अब करते हैं इसके ऊपर एग्जांपल। जैसे
जैसे अब जरा बहुत अच्छे से समझना, जो हमारे पास में आयंस दे रहे थे, 0 आयन दे रहे थे, कोई 1 आयन देता था, कोई 2 आयन देता था, कोई 3 आयन देता था, कोई 4 आयन देता था। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन वर्णन ने बताया, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। जैसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल है, सपोज करो आपके पास है CO, यहां है NH3, ये है हमारे पास में 6 और ये है हमारे पास में Cl3। जब इसके ऊपर पानी डाला, जब इसके ऊपर आप पानी डालोगे H2O, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये हो आपका प्लस चार्ज, ये हो आपका माइनस चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक कौन सा हो सकता है, जिनमें प्राइमरी वैलेंसी हो। सेकेंडरी वैलेंसी वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि वो सॉलिड लाइन होती है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये। तो यहां से बॉन्ड टूट जाता है। जब ये बॉन्ड टूट जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट के जो बाहर लिखा हुआ है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। ये किसको सेटिस्फाई करता है, ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। और ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा हुआ है ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। किसको सेटिस्फाई करता है, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। बात समझ में आ रही है? तो जब हम इसको पानी में डालेंगे, हमने पानी में डाला तो यहां से प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा जो बॉन्ड बना हुआ है वो टूट जाएगा। तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा 3Cl माइनस। 3Cl माइनस, कितने Cl है, 3Cl है, 3Cl माइनस मिलेगा। और यहां से हमको प्लस क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड का ये स्फीयर पार्ट्स ACO NH3 6, ये हो जाएगा आपका ये +3, यहां पास माइनस है तो ये हो जाएगा आपका +3। बात समझ में आ रही है? कितने आयन से टोटल आयन गिनो जा, कितने आयन है हमारे पास में, 3 तो ये हुए और 1 ये हुए। कितने आयन है, 4 आयन है। बात समझ में आ रही है? ये तो 3 हुआ और 1 ये हुआ, कितना हुआ हमारे पास में, 4 आयन हुआ। 4 आयन हुए तो टोटल आयंस बराबर कितने हैं, 4। अरे भाई समझ में आ रही कि नहीं, ये 3 है, ये ध्यान से देखो, ये कितने हैं, 3Cl माइनस, मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1Cl माइनस, 2Cl माइनस, 3Cl माइनस, तो कितने Cl माइनस है, 3। और ये पूरा 1 गिना जाएगा, ये पूरा 1 है। तो टोटल कितने आयन हुए, 4 आयन हुए। कितने आयन हुए, 4 आयन हुए। अब हमसे बोला कि बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो बर्नर ने इसका स्ट्रक्चर बनाया। कैसे बनाया, उन्होंने कहा कि हमारे पास में ये जो टूट गई, ये प्राइमरी वैलेंसी टूटी हमारे पास, सेकेंडरी वैलेंसी नहीं टूटती, प्राइमरी वैलेंसी टूटती है। तो उसने कहा कि इसके लिए फार्मूला बनाओ, बहुत आसान है। कैसे आसान है, हमारे पास में कितना है, CO है, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3, 1 2 3, प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई, 3। 1 मिनट, प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई हमारे पास में, 3। तो प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, तो ये 1 डॉट लाइन लगा दो, ये 2 और ये हमारे पास 3 लगा दिया। क्यों ऐसा क्यों लगाया, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल होती है, किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हो। आप ऐसी नहीं लगाना चाहते हो, आप ऐसा लगा दो, ये लो, नॉन डायरेक्शनल होता है। और प्राइमरी वैलेंसी किससे बताते हैं, डॉटेड लाइन से बताते हैं। बता दिया कितनी प्राइमरी वैलेंसी है, बाहर वाला प्राइमरी वैलेंसी को शो करता है। कितनी प्राइमरी वैलेंसी है, 1 2 3, तो 1 Cl लगा दो, 2 Cl लगा दो, 3 Cl लगा दो, लगा दिया। अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की। जो अंदर वाला होता है ये कहलाता है सेकेंडरी, ये सेटिस्फाई करता है सेकेंडरी वैलेंसी को। कितने CO है, देखो CO तो सेंट्रल मेटल हो गया, क्या हुआ, सेंट्रल मेटल एटम हो गया। CO क्या हुआ, सेंट्रल मेटल एटम हुआ, तो हमने उसको सेंट्रल में लिख दिया। अब हमारे पास में ये लिगेंड है, ये सेकेंडरी वैलेंसी को दर्शाता है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताता है, सेकेंडरी वैलेंसी बताता है हमारे पास में बॉन्ड बिटवीन लिगेंड एंड मेटल, लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड बताता है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताता है, लिगेंड और मेटल के बीच में, मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्ड कितने बने हुए हैं, कितने बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ये जो 6 है ना, ये जो लिखे हुए ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जो नंबर है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। कितना है हमारे पास में, 6, तो हम आपको बनाओ 6। मैंने आपसे बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाओ। यहां पर कैसे बनाना है, 1 2 3 5 3 4 5 6, ये बन गया। यहां है NH3, ये लो NH3, ये 2 NH3, ये 3 NH3, ये 4 NH3, ये 5 NH3 और ये आपका 6 NH3। बात समझ में आ रही है, फंडा क्लियर है। तो हमारे पास में ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। जब इसको हमने पानी में डाला
जब हमने इसको पानी में डाला कॉम्प्लेक्स को, तो ये वाला जो आयंस थे ये टूट के चलेगा बाहर, ये टूट के चलेगा बाहर, ये टूट के चलेगा बाहर। सिर्फ क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास में ये वाला बचा रहा, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटा, ये नहीं टूटा, ये भी नहीं टूटा, ये भी नहीं टूटा, ये भी नहीं टूटा ना, ये हमको ब्रेक, ये कोई ब्रेक ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ये बताता है सेकेंडरी वैलेंसी को, और ये वाला जो बॉन्ड है ये बताता है आपको प्राइमरी वैलेंसी को। तो ब्रेक कौन सा हुआ? ब्रेक प्राइमरी वैलेंसी वाला हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहा होगा, इसलिए ये बना हमारे पास में। तो समझ में आया आपको, समझ में आया कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो वैलेंसियां का इंपॉर्टेंस है। दो वैलेंसी का बहुत इंपॉर्टेंस है। यदि आयंस नहीं टूट रहा है मतलब सेकेंडरी वैलेंसी, आयंस टूट रहा है मतलब प्राइमरी वैलेंसी। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल करवाता हूं, यह फंडा क्लियर है? बहुत बढ़िया। दूसरा एग्जांपल करवाता हूं मैं। मान लीजिए आपके पास में है, मान लीजिए आपके पास में है, ध्यान से देखो, इसको मिटा दूं, है ना, ये तो सारा आपको ध्यान हो ही गया होगा। इसी का एग्जांपल में दूसरे, अब यहां मैं 3Cl लिख दूं, एक साथ लिख सकता हूं ना, 3Cl माइनस प्लस, टोटल आयन कितने थे? टोटल आयंस बराबर कितने थे? 4, 3 और 1 4। दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास में यही है, CO, ये क्या है? NH3, ये क्या है? 5। अब एक Cl अंदर से बाहर से अंदर कर दिया, बाहर कितने बचे? Cl2, कितने बचे? Cl2। इसको पानी में डाला, इसको पानी में डाला, H2O। जब इसको पानी में डाला क्या मिला हमको? हमको मिला यहां से 2Cl माइनस प्लस, क्या मिला हमको? ये पूरा कंपाउंड मिला, ये पूरा कंपाउंड। ध्यान से देखना, CO NH3 5, एक Cl अंदर है ये। इस बार टोटल आयन कितने मिले? टोटल आयन से बराबर कितने मिले? 2 और 1 3, 3 आयन, 3 आयन से मिले 3। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अब देखते हैं कैसे 3 आयन मिले। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में इस बार ये Cl कौन सा वैलेंसी शो करेगा? ये सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा, साथ में प्राइमरी वैलेंसी भी शो करेगा, सेकेंडरी भी शो करेगा, प्राइमरी भी शो करेगा। क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास किसके द्वारा सेटिस्फाई होती है? नेगेटिव चार्ज के द्वारा और न्यूट्रल के द्वारा। अब भी लिखवाया था मैंने, अब भी लिखवाया था, ये सेटिस्फाई होती है बाय नेगेटिव एंड न्यूट्रल, न्यूट्रल के द्वारा। बात समझ में आ रही है? तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनेगा? तो बनाइए, CO सेंट्रल में है तो ये ले लो, CO सेंट्रल में। हमारे पास में जो अंदर लिखे हुए हैं, अंदर बताता है सेकेंडरी वैलेंसी को, तो सबको सेकेंडरी वैलेंसी का सॉलिड के द्वारा लगा दो। 1 2 3, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। कैसे बनेगा? ऑक्टाहेड्रल बना लो। 1 2 3 4 5 6, ये तो फिक्स है, CO के लिए फिक्स है। देखो 5 और 1 6, 5 NH3, यहां 6 के 6 NH3 थे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कैसा है? 5 के 5 NH3 है और 1 Cl है, 6। Cl को कौन मिलाएगा? हम में आप मिलाओगे ना, Cl को मिलाओ जरा। तो 5 तो ये हो गए NH3, 1 Cl, कितने हो गए? 6। तो एक बार 5 है तो ये क्या है आपका? NH3, 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 ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 हो गए। एक क्या बचा? Cl, तो ये क्या हुआ आपका? Cl, क्या हो गया आपका? Cl। अब देखो जरा, बाहर कितने Cl है? 2 Cl है। तो हमारे पास में 2 Cl है, तो Cl कहीं भी लगा दो, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। एक Cl इधर लगा दो, एक Cl इधर लगा दो, ये हो गया नॉन डायरेक्शनल Cl। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक बात और समझना, ये जो Cl अंदर गया है, ये जो Cl इस बार अंदर गया है, ये प्राइमरी वैलेंसी को शो करेगा, सेकेंडरी को शो करेगा। इसलिए हम इसमें साथ में क्या बनाएंगे? डॉटेड लाइन। ये वाला Cl दोनों को वैलेंसी को शो करता है, ये दोनों वैलेंसी को शो करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दोनों को शो कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फंडा क्लियर है? बहुत बढ़िया। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना। अब जब हमने इसको पानी में डाला तो ये Cl अलग होगा, ये Cl अलग हुआ, 2 अलग हो गए, ये पूरा आयन अलग हो गया। तो इस प्रकार से टोटल आयन कितने मिले हमारे पास में? 3। फंडा क्लियर है? देखो बाहर कितने थे? 2, Cl 2 है, एक आयन 3। बाहर कितने थे? 3, एक ये आयन 4। तो इस प्रकार से यहां 4 मिले, यहां कितने मिले? 3 मिले। और कराता हूं एग्जांपल, फंडा क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। कितने आयन है इस बार? 3 आयन। एक एग्जांपल और करिए, एग्जांपल नंबर 3। तीसरा एग्जांपल है, इस बार एक Cl ले लो अंदर, ध्यान से देखना। CO हुआ, NH3 हुआ, 5 की जगह 4 ले लो, अब क्या बचा? Cl2 बचा, बाहर क्या बचा? Cl बचा। जब इसके ऊपर पानी डाला,
जब इसको पानी डाला, जब इसको पानी डाला तो क्या बना हमारे पास में, हमारे पास में एक Cl तो अलग हुआ माइनस के साथ में, ये पूरा कॉम्प्लेक्स भी अलग हो गया माइनस के साथ में, प्लस क्या बना, प्लस ये बना पूरा कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स में क्या है, ये CO है, ये आपका NH3 है, कितना 4, ये क्या है आपका Cl2 है, ये पूरा माइनस के साथ में, ये आपका प्लस के साथ में +2, ये आपका माइनस है, ये आपका क्या है प्लस है, ये हुआ हमारे पास में कॉम्प्लेक्स। कितने आयन मिले टोटल आयन, टोटल आयन बराबर 2, एक ये और एक ये, एक तो ये हुआ एक ये हुआ, एक ये हुआ एक, कितने आयन से मिले, 2 आयन से मिले। बनाओ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये सेंटर मेटल है, लिख दो बीच में, ये हुआ CO, 6 वैलेंसी बनेगी, देखो 4 और 2 6, 4 और 2 6, एक सॉलिड लाइन, 1 2 3 4 5 6, इस बार क्या आएगा आपका, 1 NH3, 2 NH3, 3 NH3, 4 NH3, कुछ भी लिख दो, कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूर दूर में लिख दिए, उससे भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ताकि रिपल्सन कम हो, दूर दूर लिखने से क्या होगा, रिपल्सन कम हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया। बाकी आप ये NH3 को यहां भी लिख सकते हो, कोई डाउट की बात नहीं है, ये NH3 को यहां भी लिख सकते हो, कोई डाउट की बात नहीं है। ये Cl को बगल बगल में Cl लिखेंगे, NH3 थोड़ा रिपल्सन होगा, जगह है तो हम दूर दूर लिख, वो कोई इसका रीजन नहीं है। अब देखो जरा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से भी शो कर देंगे। फंडा क्लियर है। अब हमारे पास में एक है प्राइमरी वाला, इसको स्पेशल, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर, ये है इसका स्ट्रक्चर होता है। जब हमने पानी में डाला तो ये वाला Cl अलग हुआ, तो एक ये Cl एक पूरा आयंस, ये ब्रेक नहीं होगा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए टोटल आयन कितने हुए, 2। क्लियर है फंडा, बहुत बढ़िया। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 4, मिटा दूं, मिटा दिया। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। एग्जांपल नंबर 4 में क्या है, एग्जांपल नंबर 4 में है हमारे पास में, एग्जांपल नंबर 4 CO NH3 3Cl3, बाहर कुछ भी नहीं है। अब इसको हमने पानी में डाला, पानी में डाला, उसने देखा कोई आयंस नहीं है, आयंस ही नहीं है, 0 आयन, टोटल आयन बराबर 0, कोई आयन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई प्राइमरी वैलेंसी ही नहीं है। ब्रैकेट के बाहर कौन सी वैलेंसी, प्राइमरी, ब्रैकेट के बाहर कौन सी है, प्राइमरी, 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 प्राइमरी वैलेंसी ही नहीं है। जब प्राइमरी वैलेंसी ही नहीं होगी तो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा। डालते रहो पानी, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये ब्रेक नहीं होगा, आयंस 0। जब तक सूरज चांद है तब तक ये इसको डाले रखो ना पानी के अंदर, तो ये ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो प्राइमरी वैलेंसी नहीं है, सारी सेकेंडरी वैलेंसी है। बनाओ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये देखो, ये है CO, ऊपर बना दूं, मिटा दूं, यहां इसको मिटा देता हूं यहां से। ये देखो, ये है मेरा CO, ये हुआ CO, कितनी है 6, देखो 3 और 3 6 हुए ना 6, यहां भी 6 था, यहां भी 6, यहां भी। CO का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फिक्स होता है, फिक्स। CO ऑक्टाहेड्रल रखता है, शेप ऑक्टाहेड्रल। हमारे पास में 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो NH3 कितने हैं, NH3 कितने हैं 3, NH3 दूर दूर लिख दो इस बार, जगह है तो NH3 3 हो गए। बाकी Cl, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, साथ में प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी भी शो कर रहा है, इसलिए डॉटेड डॉटेड डॉटेड। ये है कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी बैलेंस नहीं है, आयंस ब्रेक ही नहीं हुआ। ये दोनों शो कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ही होगा तो ही ब्रेक होगा, सेकेंडरी ब्रेक नहीं होता। नॉन आयोनाइजेबल लिखा है, नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल। सेकेंडरी बैलेंस ब्रेक नहीं होता, सिर्फ प्राइमरी बैलेंस ही ब्रेक होता है। बात समझ में आ रही है? ओनली प्राइमरी इट इज आयोनाइजेबल, आयंस में टूटेगा। तो यही रीजन है, कंपाउंड एक ही है। देखो इसमें कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ इतना ही अंतर आया, यहां 3 Cl बाहर है, यहां 2 Cl बाहर है, यहां 1 Cl बाहर है, यहां एक भी Cl बाहर नहीं है, यहां कोई प्राइमरी बैलेंसी ही नहीं है। हमको अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा बताइए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा एग्जांपल हमारे पास में कितना था, तीसरा। 1 2 3 4 एग्जांपल में सबसे ज्यादा क्या बोला मैंने, सबसे ज्यादा कंडक्टेंस पूछा, बताओ किसका होगा कंडक्टेंस, किसका होगा कंडक्टेंस? जिसमें आयंस ज्यादा होगा, आयंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा। तो आयंस सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें कितने 4, फिर इसमें कितने 3, फिर इसमें कितने 2, फिर इसमें तो है ही नहीं। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कौन देगा, जिसमें सबसे ज्यादा आयंस होगा। आयंस ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा,
कंडक्टेंस ज्यादा तो सबसे ज्यादा आंसर इसका आएगा। तो ए बी सी और डी, यदि 1 2 3 में करें 1 2 3 और 4, कंडक्टेंस सबसे ज्यादा इसका होगा। यहां से बनते हैं क्वेश्चन। अब आई बात समझ में आयो ये बर्नौली थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट यहां से बनते हैं आपके, आयन से ज्यादा, कंडक्टेंस से ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा। क्लियर है? इस वाले लेक्चर को यही कंप्लीट करते हैं। था छोटा सा, बहुत बड़ा बना दिया ताकि आपको समझ में आए। समझ में आ गया होगा? इस लेक्चर को यही कंप्लीट करते हैं। आने वाले लेक्चर में फिर बर्नौली थ्योरी एक बार पढ़ाएंगे हम, इसको लिखा रहने देते हैं हम, फिर एक बार बताएंगे, एग्जांपल बताएंगे, कुछ और उसमें पॉइंट्स हम ऐड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।